प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के आपके संपूर्ण किताब से महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आपके सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। यानी कि इन्हीं प्रश्नों को इधर उधर से घुमा करके पूछेगा, लेकिन प्रश्न आपके सभी यहीं से रहेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं उन प्रश्नों को जिनको आपको तैयार करना है यहाँ से, और इन प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा क्योंकि सभी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न है आपका 1789 की फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। अब प्यारे बच्चों, इसमें आपका एक बहुविकल्पी भी तैयार हो गया कि आपकी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो आपका 1789 में हुई थी। यानी कि ये बहुविकल्पी आपका वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी में से एक है। तो आपका पहला प्रश्न तैयार करना है 1789 की फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। आप देखेंगे जब भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के ये क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों हमेशा पूछा रहता है कि 1789 की फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। तो इसको आप लोग जो है एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अब दूसरा प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी व इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। यानी कि आपका यूरोप में जो राष्ट्रवाद के उदय है उसमें जर्मनी व इटली के एकीकरण का क्या योगदान है, इसको भी आप लोगों को एकदम बढ़िया से तैयार करना है। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये भी जो आपका क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी व इटली के एकीकरण का जो है योगदान बताइए। अगला यानी तीसरा वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, जर्मनी की एकीकरण का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है क्योंकि ये शुरू के जो आपके प्रश्न है लगभग हमेशा पूछे जाते हैं कि जर्मनी की एकीकरण का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। यानी कि जो जर्मनी का एकीकरण है उसको आपका संक्षिप्त में क्या देना रहेगा प्यारे बच्चों, विवरण, यानी उसके बारे में बताना रहेगा। अब देखेंगे अपना अगला यानी चौथा वाला प्रश्न, तो इटली की एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। यानी कि आपका इटली की जो एकीकरण की प्रक्रिया है उसको भी आपको संक्षेप में लिखना रहेगा। जिस प्रकार जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया है उसी प्रकार इटली की एकीकरण की प्रक्रिया को भी संक्षेप में लिखने के लिए आपसे पूछेगा। प्यारे बच्चों, इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका हमने आपको पहले से सॉल्यूशन भी करा रखा है। तो आप लोगों को सॉल्यूशन वाला अगर वीडियो खोजने में दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उनका जो है हम आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा देंगे, और जितने प्रश्न इसके आंसर में आपको दिक्कत हो उस प्रश्नों का आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, उनका भी हम सॉल्यूशन आपको करा देंगे। तो पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में में होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई। यानी कि राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है ये पूछेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा यूरोप में जो है राष्ट्रवाद के उदय में होने में कौन सी परिस्थितियां जो है सहायक हुई, ये पूछेगा। यानी कि आपसे जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में ये ज्यादातर पूछता है। तो इसको भी जो है आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अब देखेंगे अगला और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपका एक, और ये क्वेश्चन का आंसर हमने आपको पहले ही करा रखा है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। यानी आपका सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना रहेगा। उसके बाद महात्मा गांधी द्वारा जो है चलाए गए किन्हीं 3 सत्याग्रह का आंदोलन का जो है विश्लेषण आपको करना रहेगा। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, इसमें इस क्लास में आपको 45 से 50 प्रश्न बताए जाएंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी आपके दीर्घ उत्तरी, अति लघुत्तरी और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके सभी यहीं से बनेंगे। अगला है 7वां वाला, असहयोग आंदोलन किसने चलाया, इसके 3 कारण का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपका असहयोग आंदोलन है उसको किसने चलाया, और इनके जो है 3 कारण का आपको उल्लेख करना रहेगा। तो आप सबको पता है असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। अगला यानी 8वां वाला प्रश्न देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इस आंदोलन की सीमाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है प्यारे बच्चों, उससे आप क्या समझते हैं। उसके बाद इस आंदोलन की जो सीमाएं हैं उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए देगा। अब देखेंगे अपना अगला यानी 9वां वाला प्रश्न, तो 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया। इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। यानी आपका जो 1930 में महात्मा गांधी ने जो है अपने आंदोलन का आधार जो है नमक को ही क्यों बनाया, ये आपको बताना रहेगा। उसके बाद इस आंदोलन का जो है क्या प्रभाव पड़ा प्यारे बच्चों, इसको आपको बताना रहेगा। अब देखेंगे अपना अगला यानी 10वां वाला प्रश्न, तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें गांधी जी के जो योगदान थे उसका आपको मूल्यांकन करना रहेगा। यानी गांधी जी ने किस प्रकार अपने योगदान दिए थे भारत के स्वतंत्रता में, उसके बारे में आपको पूरा विवरण देना रहेगा। अगला यानी 11वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षिप्त में विवरण दीजिए। यानी जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके पश्चात जो है होने वाली आर्थिक महामंदी, यानी कि आर्थिक महामंदी यानी जो महामंदी हुई थी उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। तो भारत में बहुत सारे किसान जो थे उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा क्योंकि जो अनाजों के दाम थे वो गिर गए थे, जिसके कारण जो है उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था।
12वां है विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसके क्या कारण है, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। यानी आपको बताना रहेगा कि विश्व अर्थव्यवस्था क्या होती है और इसके क्या कारण है और इन्हीं किन्हीं दो कार्यों का आपको उल्लेख करना रहेगा। अब देखेंगे अपना अगला यानी 13वां वाला प्रश्न, तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के कर्म तथा उद्देश्यों का उल्लेख करें। ब्रिटेन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है, यानी ब्रिटेन वुड जो समझौते के कर्म है तथा उद्देश्य है उनका आपको उल्लेख करने के लिए बोलेगा। उसके बाद ब्रिटेन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है ये आपको बताना रहेगा, समझाइए। अगला यानी 14वां प्रश्न आपको तैयार करना है प्यारे बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणाम का उल्लेख कीजिए। यानी आपका भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उस पर वैश्विक महामंदी के जो है किन्हीं 4 परिणाम का जो है आपको उल्लेख करने के लिए देगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको क्लास एकदम जबरदस्त लग रही होगी, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी आपके प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। अब देखेंगे अपना अगला प्रश्न, तो 15वां वाला है मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं दो प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि मृदा संसाधन जो है उसके महत्व का आपको वर्णन करने के लिए बोलेगा एवं किन्हीं दो प्रकार की जो है मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी किसी दो प्रकार की यानी दो प्रकार की जो मिट्टियाँ होती हैं उनकी विशेषताओं का आपको उल्लेख करने के लिए बोलेगा। अब देखेंगे 16वां वाला प्रश्न यानी अगला वाला कि भू क्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए 4 उपाय बताइए। यानी कि आप भू-क्षरण जो होता है प्यारे बच्चों, उससे आप क्या समझते हैं और इसे रोकने के जो है आपको 4 उपाय बताने के लिए बोलेगा। तो इस ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, तो इसको भी आप लोग जो है एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अगला देखेंगे किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है समझाइए। और प्यारे बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, क्योंकि ये भी जो प्रश्न है आपका लगभग हर साल पूछा जाता है, किसी अर्थव्यवस्था में जो है कृषि का क्या महत्व है समझाइए। तो इसको भी आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिए। इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न ही है, क्योंकि प्रश्नों का जो आपका लैंग्वेज है यहीं से सभी प्रश्न बनेंगे, थोड़ा मोड़ा बस आपको घुमा देगा। अगला है 18वां वाला कि भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है। भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। यानी भूमि संसाधन जो है प्यारे बच्चों उससे क्या तात्पर्य है और भूमि संसाधन के कोई आपको 3 महत्व बताने के लिए बोलेगा। अब देखेंगे 19वां और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, और आप देखेंगे हर साल के हर सेट के पेपर में जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है यूपी बोर्ड में, कि कृषि की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कृषि की जो 3 प्रमुख विशेषताएं हैं उसका आपको वर्णन करने के लिए देगा, और हर साल के लगभग हर सेट के पेपर में जो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लगभग हर साल पूछा जाता है। अब देखेंगे अगला यानी 20वां प्रश्न, मृदा अपरदन क्या है। भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि आपका जो मृदा अपरदन है वो क्या होता है और भारत में प्रचलित जो मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार होते हैं उनका आपको वर्णन करने के लिए पूछेगा। तो ये भी प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, तो इसको भी आप लोग जो है बढ़िया से तैयार करिएगा। प्यारे बच्चों आपको फिर से बता देना चाहेंगे, अगर आपको किसी भी प्रश्न के सॉल्यूशन में दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको उस प्रश्न का सॉल्यूशन भी जरूर दिया जाएगा, क्योंकि सभी प्रश्नों का एक साथ सॉल्यूशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि लिखने में बहुत समय लगेगा। इसलिए हम जो है बारी बारी से आपको सबका सॉल्यूशन दे देंगे। तो आप लोगों को किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका सॉल्यूशन आपको पहले से भी करा दिया गया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जा करके जरूर देखें। और पीछे की जितनी भी क्लासेस हैं उनको आप लोग जो है जल्दी जल्दी देख जाइए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए गए हैं और इसी प्रश्नों में से वो भी एक हैं और उनका सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। तो अगला यानी 21वां प्रश्न है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी मृदा अपरदन जो होता है उससे आप क्या समझते हैं और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी जो है किन्हीं 3 कारणों का आपको उल्लेख करने के लिए बोलेगा। यानी कि आपका मिट्टी का जो अपरदन यानी कटाव होता है उससे आप समझते क्या है, और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी जो कोई 3 कारण है उनका आपको उल्लेख करने के लिए बोलेगा। अब देखेंगे अगला यानी 22वां प्रश्न, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनका आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए बोलेगा। तो इसको भी जो है प्यारे बच्चों आप लोग बढ़िया से तैयार करिए, क्योंकि ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। अगला यानी 23वां प्रश्न, गन्ने की उपज के लिए आवश्यक तापमान और वर्षा की दशाओं का वर्णन कीजिए। गन्ने के 2 सर्वाधिक उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। यानी कि आपका जो गन्ने की उपज के लिए आवश्यक तापमान और वर्षा की दशाएं होती हैं उनका वर्णन करने के लिए बोलेगा। उसके बाद गन्ने के 2 सर्वाधिक उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके मानचित्र से भी पूछ लिए जाते हैं। तो गन्ने के 2 सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य हैं उनको आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि मानचित्र संबंधी आपका 10 नंबर का प्रश्न आता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखेंगे अपना अगला यानी 24वां वाला प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। उद्योगों में भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी पर्यावरण प्रदूषण से
आप क्या समझते हैं, यानी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको एकदम बढ़िया से बताना रहेगा। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद उद्योगों में जो है भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए, यानी उद्योग जो है उनके कारण भारत के जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, यानी प्रभाव पड़ रहा है, उसका आपको वर्णन करना रहेगा। अगला यानी 25वां प्रश्न है, भारत में संघीय शासन की किन्हीं दो विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी भारत में जो संघीय शासन है आपका, उनकी किन्हीं दो विशेषताओं की आपको विवेचना करनी रहेगी, यानी उनकी कोई दो विशेषताएं आपको बतानी रहेगी। प्यारे बच्चों, इतने प्रश्न आपको देख के समझ में आ गया होगा कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, सभी प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं, क्योंकि यही आपके प्रश्न है आपके सामाजिक ज्ञान के संपूर्ण किताब से, जहाँ से आपके प्रश्न सभी पूछे जाते हैं। अगला यानी 26वां वाला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी। यानी कि आपका जो भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण है, उसके पीछे की मूल सोच क्या थी, इसको आपको बताना रहेगा। और ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये थोड़ा घुमाने वाला प्रश्न है, तो इस पे आप लोग जो है ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो ये इन प्रश्नों पर आप लोग जो है थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि आप लोग 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई, इटली का एकीकरण हुआ, ये जो है आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इनको आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, और ये वाले जो प्रश्न हैं इनको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, सभी प्रश्नों को एक नज़र देखिएगा और बढ़िया से देखिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं आपको, सभी प्रश्नों को आप प्रयास करिएगा कि एक नज़र अपने एग्जाम तक जो है बढ़िया से देख लें, जिससे आपको सभी प्रश्न जो है याद हो जाएं। अगला यानी 27वां प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं तीन गुणों व समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यानी जो भारत में स्थानीय स्वशासन है, उनके किन्हीं तीन गुणों और समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यानी उनके तीन गुणों का भी उल्लेख करना रहेगा आपको, और तीन उनकी समस्याओं का भी उल्लेख करना रहेगा। अब देखेंगे अगला यानी 28वां वाला प्रश्न, सामाजिक भेदभाव का क्या आशय है, इसके कारण बताइए, और इसके समाप्त करने के दो उपाय बताइए। यानी आपका जो सामाजिक भेदभाव है उसका क्या आशय है, ये आपको बताना रहेगा, और इसके कारण बताइए। यानी सामाजिक भेदभाव के कारण आपको बताने रहेंगे, और सामाजिक भेदभाव को जो है समाप्त करने के दो उपाय भी बताने रहेंगे। तो इसको भी आप लोग प्यारे बच्चों एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। इसमें इस क्लास में आपको जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं, लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप पूरा वीडियो वॉच कर लेते हैं और सभी प्रश्नों को बढ़िया से आप तैयार कर लेते हैं, तो हमारी गारंटी है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जितने भी आपके दीर्घोत्तरी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न आएंगे, आप सबको कर जाएंगे, क्योंकि प्रश्न आपके सभी यहीं से आएंगे। अगला वाला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के किन्हीं तीन तरीकों का वर्णन कीजिए। यानी जो भारत में महिलाओं के प्रति जो है भेदभाव है, उनकी किन्हीं तीन तरीकों का जो है आपको वर्णन करने के लिए पूछेगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, नारीवाद क्या है, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। यानी कि आपका नारीवाद क्या होता है, ये आपसे पूछेगा। उसके बाद भारत की जो विधायिकाएं हैं उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की जो स्थिति है, इस पर आपको प्रकाश डालना रहेगा। यानी कि भारत की जो विधायिकाएं हैं, यानी कि आपका लोकसभा राज्यसभा हुआ है, इसमें जो है महिलाओं की प्रतिनिधित्व की जो स्थिति है उसके बारे में आपको बताना रहेगा। प्रकाश डालिएगा मतलब उसके बारे में आपको बताना रहेगा, कैसे वो जो है प्रतिनिधित्व करती हैं भारत की विधायिकाओं का। और एक प्रश्न आपका नारीवाद क्या है, इसको भी आपको तैयार करना रहेगा। अगला यानी 31वां वाला प्रश्न है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं पर चर्चा करें। यानी आपका लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दल होते हैं, उनकी विभिन्न भूमिकाएं, यानी उनकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, उन पर चर्चा करें। चर्चा करने का मतलब यानी कि उनके बारे में आपको बताना रहेगा कि लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दल की विभिन्न भूमिकाएं आपकी होती क्या हैं। अब देखेंगे अपना अगला वाला प्रश्न कि तंत्र जो है किस तरह उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है। यानी आपका जो लोकतंत्र होता है वो किस तरह से जो है उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है, तो इसको भी आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। एक प्रश्न आपका यहाँ से छूट गया है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बोल देते हैं हम आपको कि आपका जो गठबंधन सरकार है उससे आप क्या समझते हैं। तो आप लोगों को गठबंधन सरकार वाला जो क्वेश्चन है एकदम अच्छे से लिख लेंगे, क्योंकि इस समय आपका जो राज्य केंद्र की सरकार है गठबंधन सरकार ही है, तो उसके बारे में आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न को भी प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से ये भी प्रश्न आपका हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में लोकतंत्र के लिए आवश्यक दो घटकों का उल्लेख कीजिए। अब लोकतंत्र का अगर आपको मतलब नहीं पता हो तो बता दें, जहाँ लोगों द्वारा जो है शासन में जो चुने जाते हैं व्यक्ति, लोगों द्वारा चुने जाते हैं, उन्हें उसी राज्य को आपको लोकतांत्रिक राज्य कहते हैं। जैसे आपका भारत हुआ, जहाँ पर आपके प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री चुना जाता है, या कोई विधायक चुना जाता है, कोई विधायक आपका चुना जाता है, सांसद चुना जाता है, तो लोगों द्वारा चुना जाता है। तो वही जो होता है आपका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति चुनाव करता है। तो आपका जो भारत है वो लोकतांत्रिक देश है।
तो भारत में लोकतंत्र के लिए आवश्यक 2 घटकों का उल्लेख कीजिए। और ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे हमने आपको बताया, जो घुमाने वाले प्रश्न होते हैं उन पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि वे इंटरेस्टिव नहीं होते हैं। तो इन प्रश्नों पर भी आप लोग उतना ही फोकस करिए जैसे आप इंटरेस्टिव प्रश्न जैसे विज्ञान पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये भी आपको 70 नंबर देगा और विज्ञान भी आपको 70 नंबर देगा। तो इन सब्जेक्ट पर भी आप लोग उतना ही फोकस करिए जितना आप विज्ञान और मैथ पर करते हैं। अगला देखेंगे 34 वाला प्रश्न कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, कारण को स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, इसका आपको कारण को स्पष्ट करना रहेगा। यानी कि लोकतांत्रिक आपकी व्यवस्था जो होती है वो अन्य शासन व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर होती है, क्योंकि जो राजा का शासन होता है जैसे आपका हो गया, तो उन उस व्यवस्थाओं से और अन्य जो शासन और व्यवस्थाएं हैं उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था आपकी जो है बेहतर क्यों होती है, उसके कारण को आपको स्पष्ट करना रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, तो दिया है कि मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। यानी आपका जो मानव विकास सूचकांक है उसको आपको परिभाषित करने के लिए देगा, और मानव विकास के जो घटक है उनका आपको वर्णन करने के लिए बोलेगा। यानी कि मानव विकास के सूचकांक को आपको परिभाषित करना और मानव विकास के घटकों का आपको वर्णन करना रहेगा। अगला यानी 36वां वाला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपका अर्थव्यवस्था के जो असंगठित क्षेत्र हैं उसमें श्रमिकों को किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख करने के लिए आपको देगा। यानी अर्थव्यवस्था के जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उसमें श्रमिकों को जो समस्याएं होती हैं आपकी, उन समस्याओं में से किन्हीं 3 समस्याओं का आपको उल्लेख करना रहेगा। यानी कि क्या क्या उनको समस्याएं होती हैं ये आपको पूरा बताना रहेगा। अब अगला देखेंगे यानी 37 नंबर का प्रश्न, गतिविधि से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। यानी जो गतिविधि होती है उससे आप समझते क्या हैं? उसके बाद आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। यानी जो आपकी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनका आपको वर्गीकरण यानी कि उसके बारे में आपको पूरा बताने रहेगा। अगला और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, संगठित और असंगठित कार्य से आप क्या समझते हैं? यानी आपका जो संगठित और असंगठित कार्य होता है प्यारे बच्चों, उससे आप क्या समझते हैं? यानी कि ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। कुछ प्रश्नों पर हमने जैसे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा, तो इससे आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ यही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं, उन्हीं के ऊपर हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। बाकी आप इन सभी प्रश्नों को अगर तैयार करते हैं तो आपका एक भी प्रश्न जो है छूटेगा नहीं पेपर में। अगला है, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से बेहतर क्यों है? सो उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी आपका जो तृतीय क्षेत्र है वो अन्य क्षेत्रों से बेहतर क्यों है, उसको आपको पूरा उदाहरण सहित बताना रहेगा। यानी कि आपका जो तृतीय क्षेत्र है वो द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों से बेहतर क्यों है, इसको आपको उदाहरण सहित बताना रहेगा। अब देखेंगे 40 वाला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि आपका जो राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम आपका 2005 है उस पर एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी यानी उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। अगला यानी 41 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी भारतीय जो आपका रिजर्व बैंक है उसके कौन कौन से कार्य हैं उसका आपको वर्णन करने के लिए देगा, और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है प्यारे बच्चों, कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। अगला देखेंगे, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी प्राथमिक एवं द्वितीयक जो क्षेत्र होते हैं उनकी विशेषताओं की आपको विवेचना करने के लिए बोलेगा। यानी उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं प्राथमिक क्षेत्र की बारे में आप लिखेंगे, उसके बाद उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो लिख देंगे, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र के बारे में लिख देंगे आप थोड़ा मोड़ा, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको आप लिख देंगे। अगला है, औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों में कोई दो अंतर लिखिए। यानी औपचारिक और अनौपचारिक जो ऋण होते हैं उसमें प्यारे बच्चों क्या दो अंतर होते हैं इसको आपको लिखना रहेगा, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग जो है बढ़िया से तैयार करिएगा। अब देखेंगे अगला वाला 44वां प्रश्न, वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि आपका वैश्वीकरण का आपको अर्थ स्पष्ट करने के लिए बोलेगा, और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक जो कारक होते हैं उनका आपको वर्णन करने के लिए बोलेगा। तो प्यारे बच्चों ये भी जो आपका प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। वैसे तो इसमें क्लास में आपको जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हैं, तो आप लोग प्रयास करिएगा कि सभी प्रश्न जो है आप बोर्ड एग्जाम से पहले जो है सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से टच कर जाएं। और जिस भी प्रश्न के सॉल्यूशन में दिक्कत होगी आप लोगों को एक बार फिर से बता दें, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका सॉल्यूशन कराया गया है, तो उनका हम डायरेक्टली आपको चैनल में लिंक दे देंगे, और जो नहीं कराया गया हो उसको भी आप लोग बताइएगा, उनका भी जो है हम बारी बारी से आपको सॉल्यूशन करा देंगे, क्योंकि एक साथ 45 प्रश्नों का आंसर कराने में आपको थोड़ा समस्या होगी, इसलिए हम जो एक सिर्फ क्वेश्चन की क्लास लाए थे। तो आप लोग जरूर बताइएगा। अब देखेंगे अंतिम वाला प्रश्न, उपभोक्ताओं के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारियों को नाम लिखिए। यानी जो उपभोक्ता होते हैं उनके कुल कितने अधिकार होते हैं ये आपको बताना रहेगा, और उनके सभी अधिकारों को जो है आपको प्यारे बच्चों नाम लिखना रहेगा। तो प्यारे बच्चों इतने 45 प्रश्न थे जहां से आपके
अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप जो है इन सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करेंगे, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन जब भी आपसे पूछे तो आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत ना हो। और जिस भी प्रश्न में आप लोगों को दिक्कत होगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उनका सॉल्यूशन भी आपको करा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न कराए भी गए हैं। तो इसलिए हम बार-बार बोल रहे हैं कि आप लोग को दिक्कत जिस भी प्रश्न में होगी आप लोग फिर से बताइएगा, आपको फिर से सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आगे आने वाले दिनों में ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोज़ लाते रहेंगे। और आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम बढ़िया से लगे रहिएगा। और आपको जो भी दिक्कत हो आप लोग हमारे चैनल पर कमेंट करें, आपको सारे प्रकार के जो है नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करा जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। और आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम बढ़िया से लगे रहिए।